welcome to the world of geology and this is your own geology educator. So ये हमारा 17th लेक्चर है, ठीक है, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम यूरोमास्टिक्स हार्डविकी के यूरिनोजेनिटल सिस्टम के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या कर रखा है, देखो यूरोमास्टिक्स हार्डविकी को स्टार्ट हुए टाइम हो गया, इसमें हमने उसका हैबिट और हैबिटेट देख लिया, उसके नेचर के बारे में देख लिया, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लिया, उसका ब्रीडिंग सीजन वगैरह देख लिया, डिफेंस मैकेनिज्म देख लिया हमने। आफ्टर डैट और क्या देखा, उसका एक्सटर्नल फीचर देख लिया, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देख लिया, बॉडी वॉल देख लिया, लाइक मोस्टली जो भी था वो कवर हो गया। अब इनके सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है हमें, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब जितने भी सिस्टम्स होते हैं सारे सिस्टम्स हमें देखने हैं, ठीक है। लेकिन 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 जैसे कि हर चीज़ का एक सीक्वेंस होता है, तो हम हर जो भी एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उसका डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं, आफ्टर दैट हम रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं, आफ्टर दैट सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं, ठीक है। यूरिनोजेनिटल सिस्टम मोस्टली बुक्स वगैरह में भी आप देखेंगे तो लास्ट में ही रहता है, या फिर टीचर्स भी पढ़ाते हैं तो लास्ट में ही पढ़ाते हैं, लेकिन हमने यूरिनोजेनिटल सिस्टम्स को पहले ले लिया है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन आ रहा है इसलिए इसको थोड़ा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो, यूरिनोजेनिटल सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है ना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पिछले 10 साल के क्वेश्चन का एनालिसिस करने पे पता लगता है कि दो टॉपिक यूरोमास्टिक्स हार्डविकी के सिस्टम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सर्कुलेटरी सिस्टम का जिसमें फंक्शनिंग ऑफ हार्ट पूछा गया है, ठीक है, और दूसरा यूरिनोजेनिटल सिस्टम का जो कि पिछले 10 साल में 2 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। और ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में ये मोस्टली पूछे जाते हैं। अभी तक पिछले 10 साल का क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन अगर आप एनालाइज करेंगे ना तो आप एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं देखेंगे जिसमें जिसमें यूरोमास्टिक्स हार्डविकी जो है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सप्लेन करने को दे दिया हो, या फिर क्या बोलते हैं जैकॉब्स ऑर्गन वगैरह हो गया। देखो, जैकॉब्स ऑर्गन पे फिर से शॉर्ट नोट्स में लिखने को दे देता है, ठीक है, शॉर्ट नोट्स में, लेकिन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में लिखने को अभी तक नहीं दिया है, लाइक नर्वस सिस्टम पूरा का पूरा एक्सप्लेन करो, लाइक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है अभी तक, ठीक है। तो 10 साल के क्वेश्चन के बेसिस पे आई फाउंड दैट कि ये टॉपिक थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए हम सोचे कि पहले आपका यूरिनोजेनिटल सिस्टम कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद फिर हम आएंगे सर्कुलेटरी सिस्टम पे। ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा हुआ है तो फर्दर चांसेस है पूछे जाने के, ठीक है। तो इनको हम पहले कवर करवा देते हैं और बाकी जो बचे लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी कवर होते रहेंगे बाय द टाइम, ठीक है। तो उसका आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करो तो ज़्यादा सही रहता है। लाइक देखो, एक क्वेश्चन के एग्जाम्पल हम आपको देके समझा देते हैं। एक क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द बाइटिंग एंड फीडिंग मैकेनिज्म इन स्नेक। ये क्वेश्चन हमने आपको पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो ये आपको मिल जाएगा। बाइटिंग मैकेनिज्म भी अच्छे से एक्सप्लेन मिल जाएगा आपको, फीडिंग मैकेनिज्म भी अच्छे से एक्सप्लेन मिल जाएगा। इनफैक्ट टेलीग्राम चैनल पे इसका नोट्स भी हम अपलोड कर दिए हैं, जिनको नहीं पता होगा टेलीग्राम चैनल है, अगर ज्वाइन करा है तो ठीक, नहीं करा है तो फिर ज्वाइन कर लो, देख लो, इस नाम से है जियोलॉजी वर्ल्ड, ओके, तो इस नाम से ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, तो हम क्या बता रहे थे, तो इनका नोट्स वगैरह भी प्रॉपर हम अपलोड किए हुए हैं, और ये मतलब क्वेश्चन हम एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से किए हुए हैं लास्ट लेक्चर्स में, मतलब प्रीवियस लेक्चर्स में। ये क्वेश्चन पिछले 10 साल में 6 बार रिपीटेड है, कैन यू इमेजिन, 6 बार। तो क्या गारंटी है कि 7वें बार नहीं पूछेगा, मतलब जब उन लोगों को 6 बार पूछने में शर्म नहीं आया तो 7वें बार में क्या ही शर्म, ठीक है। लेकिन आई एम नॉट श्योर कि पूछेगा ही, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, जो जितने ज़्यादा बार पूछा हुआ है उसको फर्दर पूछने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा हाई रहता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर से तो हम लोग यही आज तक समझे हैं, तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम आपको बता रहे हैं। फिर एक और क्वेश्चन देख लीजिए, डिस्क्राइब फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स के फ्लाइट एडेप्टेशन को डिस्क्राइब करने के लिए पूछा है, स्ट्रक्चरल फिजियोलॉजिकल बेसिस वगैरह पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब पिछले 10 साल में 5 बार पूछा हुआ है, कुछ दिमाग में आ रहा है ठीक है भाई, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो बस एक बार ही पूछे गए हैं। लाइक एक क्वेश्चन था हमारा, हाँ, गिव एन अकाउंट ऑफ पर्चिंग मैकेनिज्म इन बर्ड्स। तो ये क्वेश्चन है जो कि 10 साल में एक बार पूछा हुआ है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ स्कोलियोडोन, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एक बार ही पूछा गया है। लेकिन कुछ क्वेश्चन है जो रिपीटेटिव पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन हम आपको बताएं, एक और क्वेश्चन सुन लीजिए, हाँ, गिव एन अकाउंट ऑफ कैरेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन एंड एफिनिटीज ऑफ मेटाथेरिया। ये भी 10 साल में 5 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। कुछ दिमाग में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब।
तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बेसिस पे अगर हम पढ़ाई करें ना कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको पहले कवर कर ले, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, तो एग्जाम्स में मार्क्स आने के चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि एकदम प्रॉपर पूरा फाड़ दोगे सिर्फ ये करके, ऐसा नहीं होता है। सब कुछ पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, आई नो, लेकिन थोड़ा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। मतलब थोड़ा स्मार्टनेस से पढ़ो तो ज़्यादा सही रहता है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी द चॉइस इज योर्स, ठीक है। तो इसी कारण हमने क्या स्टार्ट करा है, हमने यूरिनोजेनाइटल सिस्टम आज स्टार्ट करा है, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, ऑलरेडी हम बहुत एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो अब यूरिनोजेनाइटल सिस्टम को हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। बिकॉज टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, बहुत सिलेबस है, बहुत टॉपिक है और सबको कवर करना है, एग्जाम्स में अब टाइम भी नहीं है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी चलिए स्टार्ट कर देते हैं, जल्दी से एकदम रेडी हो जाइए, आ जाइए। यूरिनोजेनाइटल सिस्टम, हम किस चीज़ का यूरिनोजेनाइटल सिस्टम देख रहे हैं, हम लोग रेप्टाइल्स में यूरोमास्टिक्स हैडविकी का यूरिनोजेनाइटल सिस्टम देख रहे हैं, आ जाइए। इन वर्टिब्रेट्स द एक्सक्रेटरी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर इंटीमेटली एसोसिएटेड, यानी कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें एक्सक्रेटरी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो एकदम अच्छे से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, एकदम इंटीमेटली एसोसिएटेड होते हैं वो। In uromastics, the sexes are separate and sexual dimorphism is poorly developed. यानी कि यूरोमास्टिक्स हार्डविकी में सेक्सेस तो सेपरेट होते हैं लेकिन सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पुअरली डेवलप्ड होता है। अब देखो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या होता है, ऑल्दो ये हम लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो याद आ जाएगा और बहुत लोगों को याद भी होगा, लेकिन एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। देखो इस लाइन में क्या बता रहा है कि यूरोमास्टिक्स में सेक्सेस तो सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल अलग होगा, मेल यूरोमास्टिक्स अलग होगा, फीमेल यूरोमास्टिक्स अलग होंगी, लेकिन मेल और फीमेल यूरोमास्टिक्स अगर आप साथ में आ जाए तो आप सिर्फ एक्सटर्नल फीचर के बेसिस पे उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, वो बड़ा ही पुअरली डेवलप्ड होता है। हाँ आइडेंटिफाई कर लेंगे लेकिन नॉट ऑलवेज, ठीक है। जब उनमें ब्रीडिंग सीजन में जब मेल्स में हेमीपेनिस का फॉर्मेशन हो जाता है उस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो आप कर लेंगे, लेकिन बहुत ध्यान से फिर उसको एग्जामिन करना पड़ता है। एक नॉर्मली जैसे ह्यूमन के केस में होता है, अगर मेल है और फीमेल है दोनों अलग अलग है तो आप दूर से देख के पहचान जाओगे कि या दिस वन इज मेल एंड दिस वन इज फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्लियरली विजुअल है ह्यूमन के केस में। या फिर एस्केरिस की भी बात कर ले तो एक्सटर्नल फीचर से आप एस्केरिस को पता कर लेंगे कि यार दिस वन इज फीमेल एस्केरिस एंड दिस वन इज मेल एस्केरिस। लेकिन वहीं अगर हम यूरोमास्टिक्स हार्डविकी की बात करें तो सिर्फ एक्सटर्नल फीचर से एक झलक में देख के आप पता नहीं कर सकते हैं कि विच वन इज मेल यूरोमास्टिक्स हार्डविकी एंड विच वन इज फीमेल यूरोमास्टिक्स हार्डविकी। आई होप इट्स क्लियर टू यू। इसीलिए बोला गया है कि सेक्सेस तो सेपरेट होते हैं यूरोमास्टिक्स हार्डविकी के, लेकिन सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म उनमें पुअरली डेवलप्ड होता है। समझ आया? चलिए नेक्स्ट आ जाइए। देखो टॉपिक का ही नाम था यूरिनोजेनाइटल सिस्टम, यानी कि उसमें एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी यूरिनरी सिस्टम भी है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि जेनाइटल सिस्टम भी है। तो पहले हम यूरिनरी सिस्टम यानी कि एक्सक्रेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या क्या देखेंगे, जिसमें हम देखने वाले हैं किडनी के बारे में देखने वाले हैं, यूरेटर के बारे में देखने वाले हैं, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में देखने वाले हैं और जो एक्सक्रेशन का फिजियोलॉजी है उसके बारे में देखने वाले हैं। और जो फर्दर लेक्चर आएगा यानी कि नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देख लेंगे। यानी कि 2 लेक्चर में ये हमारा टॉपिक एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एंड यू विल बी एबल टू सिक्योर 15 मार्क्स इन योर एग्जाम, ठीक है। चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। किडनी, लेट मी सेलेक्ट द पेन, ब्लू कलर लेते हैं। आ जाओ। किडनी, the 2 kidneys lie far behind in the posterior abdominal cavity just at the base of the tail। यानी कि ये जो 2 किडनी होते हैं उनमें 2 किडनीज प्रेजेंट होती है जो कि पोस्टेरियर एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और टेल के जस्ट एट द बेस ऑफ टेल, यानी कि उनका जो टेल रीजन होता है, रुको उनका फिगर हम आपको दिखाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखो ये जो टेल रीजन है इसी साइड वो किडनीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। They are attached to the dorsal body wall and covered with a peritoneum on their ventral surface only। यानी कि ये जो होते हैं डॉर्सल बॉडी वॉल से अटैच्ड होती हैं, यानी जो किडनीज होती हैं वो डॉर्सल बॉडी वॉल से अटैच होती है और पेरिटोनियम से कवर्ड होती हैं। किस साइड से? सिर्फ वेंट्रल सरफेस, यानी कि डॉर्सल सरफेस से वो पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं होती हैं, सिर्फ वेंट्रल सरफेस से वो पेरिटोनियम से कवर्ड होती है। पेरिटोनियम हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है।
लाइनिंग होता है, यानी कि सेरोसस मेम्ब्रेनस लाइनिंग होता है, जो भी इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनको कवर करने का ये काम करता है, ठीक है। किडनीज आर मेटानेफ्रिक, डार्क रेड, डिप्रेस्ड एंड इरेगुलर इन शेप, यानी कि जो किडनीज होते हैं वो मेटानेफ्रिक होते हैं, डार्क रेड कलर के होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं और इरेगुलर शेप्स के होते हैं। The kidneys are made up of compact mass of much coiled, narrow uriniferous tubules containing blood capillaries, muscle fiber और nerves, यानी कि किडनी जो होते हैं इसमें यूरिनिफेरस टिब्यूल्स प्रेजेंट होता है, ब्लड कैपिलरीज होते हैं, मसल फाइबर होते हैं और नर्व्स होते हैं। देखो जो किडनी होता है ना, ये एक वी शेप्ड स्ट्रक्चर यूरोमैस्टिक्स हार्डविकी में बनाता है, कुछ इस शेप का हो जाता है, ठीक है। देखो कुछ इस शेप का किडनी जो होता है वो यूरोमैस्टिक्स हार्डविकी में बना देता है। इनका जो क्या बोलते हैं एंटीरियर रीजन होता है ना, ये ब्रॉडर होता है और ये जो पोस्टीरियर रीजन जाता है ये नैरोवर हो जाता है और एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, ये जो किडनी पार्शियली फ्यूज्ड होते हैं जिसके कारण ये वी शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। और ये जो होता है ना, यहाँ पे कनेक्टिव पैड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि दोनों किडनी को आपस में ज्वाइन करते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू, समझ में आया। किडनी जो होता है इसका एंटीरियर लोब ब्रॉडर होता है, पोस्टीरियर लोब नैरोवर होता है और पोस्टीरियर साइड से किडनी एक दूसरे से अटैच होता है, ड्यू टू विच इट फॉर्म वी शेप्ड स्ट्रक्चर। देखो देख के ही लग रहा है कि ये वी शेप्ड स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। यानी कि किडनी पोस्टीरियर रीजन से पार्शियली फ्यूज्ड होता है, ओके। और किस चीज़ से फ्यूज होता है, तो कैसे कनेक्टेड होता है, तो एक कनेक्टिव टिश्यू पैड होता है जो कि इन दोनों किडनीज के पोस्टीरियर लोब को कनेक्ट करके रखता है, ठीक है, यानी कि सेपरेट करता है, उन दोनों को सेपरेट करता है। आई होप इट्स क्लियर टू यू, समझ में आया। चलो, तो ये थी हमारी किडनी की बात, हमारे नहीं यूरोमैस्टिक्स हार्डविकी की किडनी की बात है, ऑब्वियसली यूरोमैस्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना। देन आ जाओ यूरेटर्स को देख लो थोड़ा सा। यूरेटर क्या होता है, अब मेटानेफ्रिक डक्ट। हाँ, और किडनी के बारे में एक और बात तो बताना भूल ही गए। देखो ये तो किडनी का हम आपको स्ट्रक्चर बता दिए, ठीक है। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। जो किडनी जितने भी ट्यूब्यूल्स किडनी के ओपन होते हैं ना, वो किस चीज़ में ओपन होते हैं, वो यूरिनरी डक्ट में ओपन होते हैं और यूरिनरी डक्ट और यूरेटर में ओपन होते हैं। जितने भी ट्यूब्यूल्स होते हैं किडनी से जितने भी ट्यूब्यूल्स एसोसिएटेड होते हैं सारे के सारे यूरिनरी डक्ट और यूरेटर में ओपन होते हैं, ठीक है। तो फर्दर अब हमें क्या देखना है, यूरिनरी डक्ट और यूरेटर के बारे में देखना है। तो पहले यूरेटर देख लेते हैं। अच्छा, इधर अब मेटानेफ्रिक डक्ट यूरेटर ओरिजिनेट्स वेंट्रली फ्रॉम ईच किडनी, यानी कि जो यूरेटर है ये एक मेटानेफ्रिक डक्ट है जो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, किडनी से। दोनों किडनी से एक एक यूरेटर निकलता है, यानी कि दो किडनी है तो ऑब्वियसली दो यूरेटर होगा, सिंपल सा लॉजिक है। इट इज अ शॉर्ट नैरो डेलिकेट डक्ट पार्शियली यानी कि पार्टली इम्बेडेड इन द किडनी, यानी कि ये एक शॉर्ट यानी कि छोटा सा नैरो डेलिकेट यानी कि सॉफ्ट सा डक्ट होता है जो कि किडनी में पार्टली इम्बेडेड होता है। Both ureter run backward to open dorsally into the middle chamber of cloaca called urodium, यानी कि जो दोनों यूरेटर होता है वो डॉर्सली कहाँ ओपन होता है, यूरोडियम में ओपन होता है। अब आप पूछोगे यूरेडियम क्या होता है, देखो यूरोडियम जो होता है ना, ये क्लोएका का एक पार्ट होता है जहाँ पे यूरिन जो होता है वो कलेक्ट होता है। इसका काम क्या होता है, यूरिन को कलेक्ट करने का काम होता है। देखो जो क्लोएका होता है ना, क्लोएका, ठीक है, इसका फर्दर 3 डिविजन्स हो जाता है। यूरेडियम हो गया, कॉपरेडियम हो गया और फिर हो गया हमारा प्रोटोक्टियम, ठीक है। हे भगवान, लिसन, ये ग्रीन कलर में ना ग्रीन दिख नहीं रहा है, लेट मी सेलेक्ट अनदर कलर, ठीक है। देखो यहाँ पे प्रोक्टोडियम, ठीक है, प्रोक्टोडियम, ठीक है। तो कौन कौन सा होता है, यूरेडियम हो गया, कॉप्रोडियम हो गया और प्रोक्टोडियम हो गया, ठीक है। तो ये क्लोएका के पार्ट्स होते हैं। तो इनका थोड़ा सा देख लेते हैं, मैं ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही देखेंगे जो कि जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो यूरोडियम जो वैसा पार्ट होता है ना क्लोएका का
जहाँ पे ये ऐसा एरिया होता है जहाँ पे यूरिन डायरेक्टली कनेक्ट होता है, ठीक है। यूरिन डायरेक्टली कलेक्ट होता है कहाँ से, यूरेटर से, यानी कि यूरेटर का यहाँ पे ओपनिंग होता है और यहाँ पे यूरिन कलेक्ट होता है यूरेडियम में, ठीक है। और इसका एक और काम होता है, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ट्रैक भी ओपन होते हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक से भी ये कनेक्टेड रहता है यूरोडियम, ठीक है। वहीं पे अगर हम कॉप्रोडियम की बात कर लेते हैं तो कॉप्रोडियम में फीकल मैटर कोलोन से आके यहाँ पे ये कलेक्ट होता है। कॉप्रोडियम में कोलोन से आया हुआ फीकल मैटर यहाँ पे कलेक्ट होता है। वहीं पे अगर हम प्रोक्टोडियम की बात कर लेते हैं तो यूरोडियम और कॉप्रोडियम ये जो होते हैं वो प्रोक्टोडियम में एम्पटी होते हैं बिफोर एक्सक्रेटेड आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी से बाहर निकलने से पहले जो भी यूरेडियम के मटेरियल्स है और जो भी कॉप्रोडियम के मटेरियल है वो प्रोक्टोडियम में आ जाते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू। समझ में आया? समझ में आया ना? फिर से डील कर देते हैं, एक बार फिर से डील कर देते हैं। देखो क्लोएका का फर्दर फिर 3 डिविजन्स होता है, यानी कि 3 पार्ट्स में क्लोएका को देखो तो पढ़ने के लिए बांटा गया है। प्रोक्टोडियम, ठीक है, कॉप्रोडियम और यूरोडियम। जो भी यूरिनरी डक्ट का पार्ट है, ठीक है, यानी कि जो यूरेटर है वो कहाँ पे ओपन होता है, वो यूरेडियम में ओपन होता है। इनफैक्ट जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वो भी यूरेडियम से कनेक्टेड होता है। कॉप्रोडियम की बात करें तो जो भी फीकल मैटर होता है वो कोलोन से कॉप्रोडियम में आता है। अगर हम प्रोक्टोडियम की बात करें तो जो भी फीकल मैटर है, यानी कि जो कॉप्रोडियम का मटेरियल्स हैं और जो यूरोडियम के मटेरियल्स हैं, वो बॉडी से बाहर निकलने से पहले एक बार प्रोक्टोडियम में एम्पटी आउट हो जाते हैं। समझ में आया? आई होप इट्स क्लियर टू यू। चलो नेक्स्ट आ जाओ, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर देख लिया जाए। It is a small thin walled sac opening into the uridium of cloaca ventrally in the region of sphincter between the copropodium and uridium। यानी कि यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो यूरोडियम, जो क्लोएका का यूरेडियम होता है उसमें इसका भी ओपनिंग होता है, ठीक है। और किस रीजन में ये प्रेजेंट होता है, ये कॉप्रोडियम और यूरेडियम का जो बीच वाला रीजन है इनके बीच में ये ओपन होता है, यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। समझ में आया? चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हमें देखना है फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रेशन। द रेप्टाइल्स आर यूरिकोटेलिक, यानी कि रेप्टाइल्स जो होते हैं वो यूरिकोटेलिक होते हैं नेचर में। यूरिकोटेलिक बोले तो जो कि यूरिक एसिड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट आउट करते हैं, उनको हम यूरिकोटेलिक बोलते हैं। That is, their excretory waste is in the form of uric acid and urates which are not much soluble in water। यानी कि जो भी यूरिकोटेलिक एनिमल्स होते हैं इनको हम यूरिकोटेलिक क्यों बोलते हैं? देखो रेप्टाइल्स यूरिकोटेलिक है ये तो हमें पता चल गया, लेकिन इनको हम यूरिकोटेलिक ही क्यों बोलते हैं? तो उसका आंसर दिया हुआ है कि बिकॉज इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड और यूरेट्स है जो कि वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है। यूरिक एसिड और यूरेट्स आर नॉट मच soluble in water. They leave the kidney with a small amount of water forming a yellowish urine। वो किडनी को स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर के साथ छोड़ते हैं, यानी कि वो किडनी से बाहर कैसे निकलते हैं, उनमें जब किडनी से बाहर वो निकलते हैं तो उसमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है जो कि येलोविश यूरिन का फॉर्मेशन करता है। ज़्यादातर वाटर जो होते हैं ये यूरेडियम में और ब्लैडर में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी कि जब वो किडनी से निकलता है तो उसमें थोड़ा सा अमाउंट में वाटर तो होता है जिसके कारण येलोइश यूरिन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जब वो यूरेडियम और यूरिनरी ब्लैडर में जाते हैं यूरेटर के थ्रू तो उनका जो भी वाटर है वो यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो गया रहता है। एज ए रिजल्ट एक्सक्रेटरी वेस्ट डिस्चार्ज इज इन अ सेमी सॉलिड कंपोज लार्जली ऑफ यूरिक एसिड। तो इसीलिए जब भी वो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को डिस्चार्ज करते हैं तो वो एक सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है जिसमें ज़्यादा अमाउंट में यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। समझ में आया? आई होप इट्स क्लियर टू यू। तो ये था हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम, यानी कि जो यूरिनरी सिस्टम था हमारा यूरोमास्टिक्स हैडविकी का वो होता है यहाँ पे कंप्लीट।
अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं जेनेटल सिस्टम, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और लास्ट लेक्चर में ये जो टॉपिक है यूरिनोजेनेटल सिस्टम का, वो हो जाएगा हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, बिकॉज आई हैव गिवन माई बेस्ट, हम तो अपना बेस्ट दिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिए इस लेक्चर को। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहिए। और हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भी होंगे, तो आई विल ट्राई टू डिस्कस दैट क्वेश्चन। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हाँ, और सिलेबस का कंप्लीशन है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही होगा। लाइक जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है उनको हम पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो भी लेस इंपॉर्टेंट है, देखो लेस इंपॉर्टेंट तो खैर कुछ नहीं होता है, कब क्या कौन पूछ दे कोई नहीं जानता। ठीक है, एग्जामिनर कब कौन सा क्वेश्चन पूछ दे कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी एक प्रीवियस ईयर का एनालिसिस होता है, उस बेसिस पे इंसान देखता है, तो उस बेसिस पे पहले जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना उसको हम कवर कर देंगे। आफ्टर डैट उसके बाद जो भी बचे टॉपिक्स रहेंगे फिर फर्दर वो कंप्लीट होते जाएंगे, बट एग्जाम से पहले टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।